नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 49 हमारे डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये वीडियो रोज़ आपको सुबह 6 बजे मिलता है हमारे चैनल पे। टेलीग्राम का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो पहला सवाल है वो है इंडियन पॉलिटी से। यहाँ पर सवाल पूछा है आर्टिकल 12 के बारे में। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो स्टेट के डिफिनीशन में आ जाएगा। स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, यूआईडीएआई, नीति आयोग, आरबीआई। तो इन सब में से चारों के जो चारों हैं वो स्टेट के डिफिनीशन के अंदर आएंगे। स्टेट का मतलब ये है कि वो सारा बॉडी, सारा ऑर्गेनाइजेशन जो बाय लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ द स्टेट और लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया गया है, बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया गया है, ऑर्डर ऑफ द स्टेट या ऑर्डर ऑफ द सेंटर, ठीक है, या फिर उसको सब्सटेंशियल फंडिंग मिल रही है, सब्सटेंशियल फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट से, तो भी वो जो है स्टेट के डिफिनीशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डीएमआरसी है, यूआईडीएआई है, ये दोनों के दोनों स्टेट के अंदर आएंगे, दोनों गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर पहला दूसरा दोनों करेक्ट है। नीति आयोग गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से बना है, आरबीआई एक एक्ट से बना है। ठीक है, इसीलिए थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट बॉडी या एक प्राइवेट एजेंसी जो स्टेट के रूप में काम कर रहा है वो भी स्टेट के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई ठेकेदार रोड बना रहा है तो वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्टर इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ गए? वो एक सरकार की तरह ही काम कर रहा है ना, रोड बनाने का काम करके। तो इसीलिए तो 1 2 3 4 चारों के चारों जो है वो यहाँ पर स्टेट डेफिनेशन में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेन नेशनल को भी अवेलेबल हैं? तो हमारे यहाँ 15, 16, 19, 29, 30 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल सिटीजन को अवेलेबल हैं। ओनली सिटीजन। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल केवल और केवल सिटीजन को हैं। इन 5 को छोड़ करके सारे के सारे आर्टिकल दोनों का अवेलेबल होंगे। रेस्ट सिटीजन प्लस फॉरेनर्स। ठीक है, रेस्ट फंडामेंटल राइट दोनों को अवेलेबल हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 है। तो ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों का अवेलेबल होगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ इन सब के आधार पर तो हम डिस्क्रिमिनेट कर ही सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है जो भारत का सिटीजन नहीं है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द यूपीएससी फॉर्म, या फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट एज इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम, ये सब तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका जो सेकंड है आर्टिकल 15, ये केवल और केवल सिटीजन को मिलता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये दोनों का अवेलेबल है, सिटीजन को भी और फॉरेनर को भी। तो थर्ड करेक्ट है। आपने यहाँ पर 2 को पहले एलिमिनेट कर दिया। 2 को एलिमिनेट करते ही आपका A, B और D चला गया। तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा C। 1 और 3 आपका केवल करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ भी केवल सिटीजन को ही अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये केवल और केवल सिटीजन को ही अवेलेबल है।
ये नहीं कि कोई अफ्रीका का कोई माइनॉरिटी रेस आ गया इंडिया में और बोलेगा कि मेरा लैंग्वेज प्रिजर्व करो, मेरा स्क्रिप्ट, मेरा कल्चर प्रिजर्व करो। नहीं, केवल इंडिया के जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें ही केवल ये राइट मिलेगा कि अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो 5 आर्टिकल हैं रट लो, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल केवल और केवल सिटीजन को अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो किस चीज़ का मेजर है, क्या बताता है ये? तो हेड काउंट रेशियो जो होता है ना, ये पुअर का नंबर बताता है कि कितना पुअर गरीब है, कितने लोग गरीब रेखा के नीचे हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर को हम लोग यूज़ करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 4 इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी। ठीक है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टैलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग। मैटरनल मोर्टैलिटी को इंक्लूड नहीं करते हम लोग। तो 1, 2, 4 करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज अंडर नरिशमेंट? जो अंडर नरिश्ड हैं उसमें कैलोरी इनटेक इनसफिशिएंट है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? वो बच्चे जो 5 साल से कम हैं और उनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, उनकी हाइट ज़्यादा है, उनका वेट काफ़ी कम है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? वैसे बच्चे जिनका एज के हिसाब से हाइट कम है। समझ गए? चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5। तो ये चारों के चारों जो है ना वो पैरामीटर हैं, ये आपके इंडिकेटर हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो थर्ड गलत, 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिचुएशन लीड कर सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल मतलब डिमांड कब बढ़ेगी? राइजिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो जो रॉ मटेरियल है उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, आरबीआई, तो इससे आपका डिमांड थोड़े बढ़ रहा है, डिमांड घट जाएगा ना इससे। आरबीआई कटिंग पॉलिसी रेट, अगर आरबीआई पॉलिसी रेट को कट कर देता है तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर जाएगा, लोन सस्ता होगा। ठीक है, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बढ़ जाएगा एंड दिस विल लीड टू राइज इन डिमांड। समझ गए? तो 2 जो है वो करेक्ट है। गवर्नमेंट इंक्रीजिंग हाउस रेंट अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर भी गवर्नमेंट की ओर से पैसा एम्प्लॉय की तरफ जाएगा। एम्प्लॉय विल हैव मोर मनी टू स्पेंड एंड इट विल लीड टू राइज इन डिमांड। ठीक है, अगला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अगर हम ये इनकम प्रोवाइड करते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, पीपल विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम। एंड दिस विल लीड टू राइज इन डिमांड। ठीक है, तो 2, 3, 4 तीनों के तीनों सही है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से डिमांड घटेगा, डिमांड बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।